हिंदी अंग्रेजी दोनों तो आती होगी ना। देयर इज नॉट प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी किसी भाषा में कोई समस्या तो नहीं है। वैसे समाजशास्त्री बनने के लिए भारतवर्ष में हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत भी आनी चाहिए। अगर संस्कृत आपको नहीं आती है, इंडियन सोशल सिस्टम के एनालिसिस आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत पुराना देश है और शुरू में है कि प्रशासन की भाषा संस्कृत ही रही। जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ जिन्हें कह लीजिए, वो सब संस्कृत में। दुर्भाग्य से लंबे समय तक यहाँ गुलामी रही। जो लोग आए उन्हें भाषा ज्ञान था नहीं। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ के जो साहित्य, उपलब्ध साहित्य था, उसे नष्ट किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब यहाँ अंग्रेज आया तो उसे लगा कि ये जुआरियों का, मदारियों का, भिखारियों का, सिरफिरों का देश है। अंग्रेज कहता भी था कि भारत जो है ये जुआरियों का देश है, मदारियों का देश है, भिखारियों का देश है, सिरफिरे लोगों का देश है। सिरफिरापन जानते हैं? अपना ही नुकसान कर लेना। और ये तथ्य भी है, यहाँ अजब का सिरफिरापन है। आप गांव में चले जाइए, वहाँ ज्यादातर झगड़े किस बात को लेकर है? मेड़ काटने को लेकर है। ज्यादातर झगड़े किस बात को लेकर है? रास्ते को लेकर, पानी की निकासी को लेकर है। चलिए गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। शहर की हालत क्या है? शहर में बहुत अच्छी कॉलोनी बनी है, ISO 200 मार्क या 2000 मार्क दिया गया है। लोगों ने मकान बनाया है, पानी सड़क पर ही निकालेंगे। जितना सीवर सिस्टम है ब्लॉक कर देंगे नहीं कर देंगे। यही क्या? यही सिरफिरापन है। जिससे हमारा लाभ हो रहा है, उसी को नुकसान कर रहे हैं। यही सिरफिरापन। जुआरी तो अजब के हैं भारत के लोग। दिवाली आएगी, 4 दिन पहले ही जुआ शुरू हो जाएगी। अपने को दांव पर लगा देंगे, बीवी दांव पर लगा देंगे, घर परिवार दांव पर लगा देंगे। भिखारी चाहे जहाँ घूमते मिल जाइए, आपको भारतवर्ष का ही आदमी भिखारी मिलेगा। अजीब बात है नहीं? गंदगी फैलाने में उस्ताद हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, कहते हैं मैं पहला नंबर दे दीजिए। अजीब बात है कि नहीं? अजीब बात हो। तो अंग्रेजों ने अजोम्त किया हमारे देश के नागरिकों को, यहाँ की सभ्यता को, कि ये लोग बहुत पिछड़े हुए लोग, इनको सभ्य बनाना। जब हमारे यहाँ मांग हो रही थी आज़ादी की, तो अंग्रेज कह रहा था कि हम इन्हें सभ्य बना रहे हैं, हम इन पर शासन नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्हें सभ्य बना रहे हैं। सभ्य बनाने गए, जैसे ये सभ्य हो जाएंगे वैसे इन्हें इनकी सत्ता हम इन्हें सौंप देंगे। फिलहाल ज़्यादा लंबा चलेंगे तो बहुत दूर हो जाएंगे। मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ, मेरी मान्यता है कि टीचर एंड टाट के बीच इंटरेक्शन इज मस्ट। विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टाट वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक। बिना बच्चों के बीच में कोई अंतः क्रिया हुए शिक्षक जो बता रहा है वो बाहर से निकलता चला जा रहा है, ऊपर से निकलता चला जा रहा है। कभी गांव गए? नहीं गए? ट्यूबवेल देखिए, ट्यूबवेल से पानी निकलते देखा है? उसके नीचे अगर घड़ा उल्टा रख दिया जाए तो उसमें पानी जाएगा? जाएगा? पूरी रात भर ट्यूबवेल चलती रहे, एक बूंद पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर घड़ा सीधा कर दिया जाए तो भर जाएगा। आप सभी लोग एमए तक पढ़ के आए, कम से कम एमए तो पढ़ाइए, तभी तो एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, है नहीं? और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप PhD करने जा रहे हैं, है नहीं? विद्या वाचस्पति बनने जा रहे हैं, माने यू आर रिसर्च स्कॉलर, स्कॉलर्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के विद्वान बनने जा रहे हैं। आप किसी विषय में पूरी पारंगतता के साथ, दृढ़ता के साथ कहने जा रहे हैं कि जो मैं जानता हूं वो वास्तविकता है। ये सारी बातें बकवास हैं। अब समस्या ये है कि बच्चा आया जहां से है, क्या लेकर आया है, कैसे वो जाएगा। जैसे हम आपको बता दें कि नदी में जाओ, तैरना सीख लो, पानी है, जब तैरे तो चले जाओगे। ठंडे पानी में तैरना कठिन है, बहते हुए पानी में तैरना बहुत सरल है। बस शरीर अपना पानी के ऊपर बनाए रखना। आपने सोचा बात सरल है, प्रयास करेंगे। लेकिन नदी के पास गए, देखे पानी का प्रवाह, डर गए, साहस छूट गया, नदी की गहराई लेके डूब जाएगी। रोज घटनाएं घटित होती कि नहीं होती हैं? गंगा बैराज लोग जाते हैं, भितर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। नियम तो ये, लॉ ऑफ फ्लोटिंग तो यही है कि पानी में कोई ठोस वस्तु अगर डुबाई जाए तो उसके द्वारा जो भार हटाया जाता है, अगर वो कम है तो ऊपर तैरती रहेगी। तो आदमी का भार तो कम होगा ना गहरे पानी में, तो उसे तैरते रहना चाहिए, फिर डूब क्यों जाता हो। अब यहाँ सवाल आ जाता है व्यावहारिकता का।
कि हमें व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है। हमें शास्त्रीय ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन हमें अप्लाइड नॉलेज नहीं है। जब अप्लाइड नॉलेज नहीं है, हाउ कैन वी एडजस्ट आवर सेल्फ इन सोसाइटी? हम समाज में अपने को कैसे समायोजित करेंगे? बड़ा भारी प्रश्न है। हर समाज इतना सरल नहीं है, नहीं? ये तलवार की वो धार है जिस पर जाने के लिए बड़ी सतर्कता की, बहुत सतर्कता की जरूरत होती। अगर जरा से भी इधर उधर पाए हुआ, मारे गए, बेमौत मारे गए। समाज विज्ञान के आप विद्यार्थी हैं, अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी समाज विज्ञान का विद्यार्थी था। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो सोचा था कि हिस्ट्री में एमए करेंगे, और एडमिशन भी ले लिया आर्कोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी घूमने गया, मुझे देखने पर लगा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ बच्चे भी थोड़ा शांत हैं। इलाहाबाद वाले थोड़ा ज़्यादा उद्दंडता करते हैं। तो मेरे एक मित्र थे जो कमिश्नर होकर रिटायर्ड हो गए। जो तमाम हमारे मित्र हैं, जुडिशियरी में हैं, जगह जगह हैं, क्योंकि उस समय एजुकेशन में जाना बड़ी अच्छी बात थी, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना तो बहुत चैलेंजिंग था, सामान्य बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा क्या वहाँ पढ़े हो यार, आ जाओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मित्रों ने कहा वहाँ जाओगे तो केवल अध्यापक बन पाओगे, यहाँ रहोगे तो प्रशासनिक अफसर बन जाओगे। अब दो राह पर खड़ा हो गया कि इधर जाएं कि उधर जाएं। लेकिन हमने तय किया कि नहीं, चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहने की बात है यार, प्रशासनिक अफसर बन जाएंगे। एमए नहीं पास किया था, तभी परीक्षा में बैठा, सिलेक्शन हो गया, और वो नौकरी पा गया जहाँ खूब रुपया आता था, ढेरों रुपया आता था। अब मैं घबरा गया, खाए दैया, लोग कहते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, यहाँ तो सब भ्रष्टाचार है, यहाँ तो कोई ईमानदारी है ही नहीं। फिर ऐसी घटना घटित की, हायर एजुकेशन में आना था, भाग्यशाली था, पीएचडी अवार्ड हो गई। मैंने जमीर से समझौता नहीं किया। तो जानकर आश्चर्य होगा, आई वॉज टॉपर स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, और जो वहाँ टॉप करता था वहीं उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता था एज ए प्रोफेसर। लेकिन लोगों ने मेरी जमीर खरीदने का प्रयास किया। गांव से गया था, गांव से गया हुआ आदमी थोड़ा सीधा सरल होता है, और यूनिवर्सिटियों में बड़े परिवारों के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां, सब सामान्य लोग आते नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। और प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी में जो है वो भी साधारण लोग नहीं होते, अगर साधारण हैं भी तो असाधारण बन जाते हैं। तो मेरे साथ क्या था, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी मेरी शादी हो गई। इट वॉज नॉट बैड, बहुत अच्छी बात थी, हो गई क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद था, और जो आशीर्वाद है वो तो निरंतर आगे ले जाता है, पीछे नहीं हटने देता है। वो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमारे लिए संबल बनता है। आज एक बड़ी चुनौती है, लड़के लड़कियां जो अपने मन से विवाह करते हैं माता पिता को इग्नोर करके, उनके लिए फिर उनका अपना ही प्रयास रह जाता है, आशीर्वाद नहीं रह जाता है। अगर कहीं आशीर्वाद है तो मैं तो मानता हूं कि आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एमए प्रीवियस में पहली पोजीशन पाई, लोग दौड़ पड़े थी, फिर नौकरी मिलनी ही है, अब इसे मुर्गा बना लिया जाए। प्रोफेसर, नेता लोग, मैंने कहा देखो, मुझसे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, और मैं स्वयं बनना चाहता हूँ, माई सेल्फ इज सेल्फ मेड, अपने आप बनना चाहता हूँ। नौकरी तुम्हारे देने से नहीं लेंगे, तुम्हारा एहसान रहेगा मेरे ऊपर, और अपने आप पाएंगे किसी का एहसान नहीं रहेगा। और जब किसी का एहसान नहीं रहता तो वही आदमी ईमानदार हो सकता है, वही निर्भीक हो सकता है, वही आगे जा सकता है, कोई प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता। आकांक्षाओं में कभी भी अपनी जमीर नहीं बेचनी चाहिए, कितनी भी बड़ी लालच मिले, कोई मिले, जो भी हो। ऑल इंडिया सोशोलॉजिकल सोसाइटी का हर साल सम्मेलन होता है, जाता हूँ, बड़े बड़े लोग पानी पी जाते हैं, पता नहीं क्यों। इस आदमी को देखकर पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ये आदमी बड़ा खूबसूरत टाइप है, बड़ा अद्भुत है। फिलहाल जो भी हो, तो हम आप लोगों को कैसे रिसर्च किया जाए, और रिसर्च के सामने क्या समस्याएं हैं, हाउ कैन बी प्लान आवर रिसर्च, के सामने समस्याएं क्या है, कैसे निपटा जाए, इस पर बातचीत करेंगे। और सोशियोलॉजी चूंकि आपका विषय है, आप हमारे भावी पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए आपको पहले से ही ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी प्रेरणाएं,
आगे बढ़िए और आप सभी लोग उच्च शिक्षा में आके सोशियोलॉजी का नाम रोशन कीजिए। मुझे तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म मिला था, लेकिन कोई भी पूरे भारतवर्ष में एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहाँ कोई भी सोशियोलॉजी पढ़ाता हो, जो मिलेगा। इसलिए नहीं कि मेरी पहचान उस कॉलेज से है, मेरी पहचान स्वयं से है, और यही अपनी पहचान स्वयं से बनाइए। यही सोशियोलॉजिस्ट के लिए, सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात है। समाज शास्त्र में अपार संभावनाएं, अपार संभावनाएं। भारत जैसे देश में तो इतनी संभावनाएं हैं कि एक 10 पन्ने की किताब लिख के एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, 15 साल तक प्रोफेसर है। एमटेक कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, बड़ी से बड़ी परीक्षा पास कर लीजिए, अमेरिका आपको अपने यहाँ जगह देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। लेकिन सोशियोलॉजी में एक पेपर आप लेके चले आइए इंडियन सोशल सिस्टम पर, जो उनको चुभ जाए या जो उन्हें लगे कि आपने काम किया, निश्चित तौर पर आपको बुला लिया जाएगा कि आइए आप हमारे बच्चों को बताइए, तो हमारे लोगों को तो बताइए। तो क्योंकि भारतीय समाज को समझना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो आपका जो पेपर मुझे दिया गया था पढ़ाने के लिए, बताना है, ये सेकंड पेपर इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में, एडवांस लेवल थियरी एंड रिसर्च मेथड। ठीक, लिख लेंगे, अंग्रेजी आती है इतनी, लिखें हम। एडवांस लेवल थियरी एंड रिसर्च मेथड, ये आपका सेकंड पेपर है आपके कोर्स का, दिस सेकंड पेपर। ठीक, अब इसमें देखें, आगे लिखा एडवांस लेवल थियरी, बीच में लिखा एंड रिसर्च मेथड। अब ये एडवांस लेवल जो है, थियरी और रिसर्च दोनों का ऑब्जेक्टिव है, दोनों का विश्लेषण है, दोनों का विश्लेषण है, या केवल थियरी का है? बड़ा भारी प्रश्न है, और यही प्रश्न हमको आपको सबको दुविधा में डाल देता है, सारे सोशियोलॉजिस्ट को डाल देता है। ठीक, एक तो एडवांस लेवल थियरी, दूसरा रिसर्च मेथड, अनुसंधान पद्धतियां। इस पेपर को जिसने भी बनाया हो, मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि अपनी बात करनी है, दूसरों की बात नहीं करनी है। दूसरों की बात करेंगे बड़ा समय निकल जाएगा। एमए में कितने पेपर थे? हाँ, एक आदमी बोलो भाई, निर्भीक होकर बोलिए। हाँ, नहीं, कुल 10 पेपर थे, 5 पेपर फर्स्ट ईयर में और 5 पेपर सेकेंड ईयर में। करेक्ट, मैं सही हूं? वाइवा इज आल्सो ए पेपर, और वाइवा वो पेपर है जिसमें अगर आप फेल हो गए तो बेकार हो गए। और मजे की बात है, जहां आप बैठे हैं, यहां बैठने के लिए वाइवा पेपर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाइवा पेपर जो है आपके थियोरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल पार्ट है। नहीं समझ में आया? जो आपका सैद्धांतिक ज्ञान है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? वाइवा पेपर है। भले हमारे मित्र जाते हैं, दस्तखत कर लेते हैं, लिफाफा धर लेते हैं, पूछते क्यों नहीं, केवल रूप रंग देख के नंबर दे देते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में तो 98, 96 नंबर दे देते हैं। कहो 100 में 110 दे दें, 115 दे दें, दैट इज अनदर। मैं इसमें नहीं जाता। हाँ, फैक्ट है। मैं स्वयं एक कॉलेज में गया, सांसद का कॉलेज था, वो बाबू आया और उसको हड़काने लगा कि साहब यहाँ तो लोग 98% नंबर देते हैं। उनसे हाँ देते हैं भाई, लेकिन मैं तो बहुत कंजूस आदमी हूँ। साहब आपका क्या जाता है? तुम कहे वही मेरा जाता है जो तुम्हारा नहीं जाता। क्या मतलब? तुमने कहा तुमने जमीर नहीं है, मुझमें जमीर है, मेरी जमीर चली जाएगी। बिना पूछे कैसे नंबर दे दें भाई? लोगों से पूछा कई पेपर है, तो कोई प्रीवियस ताकने लगा, कोई फाइनल ताकने लगा। ये नहीं बता पाएगा हम 10 पेपर पढ़ के आए और 9 पेपर थियरी के पढ़े,
एक पेपर हमने प्रैक्टिकल वाला पढ़ा, वाइवा वाला, उसमें भी 100 नंबर हैं। सरल है कठिन है? वाइवा वाला पेपर सबसे ज्यादा कठिन है। कोई महाविद्यालय नहीं पढ़ाता कि वाइवा में क्या पढ़ना, कोई प्रोफेसर नहीं बताता, तुमसे पूछा क्या जाएगा? पूछा जाता है? बताया किसी ने? नहीं बताया। अब मुझे भी लोग वाइवा में बुलाने लगे, लेकिन मैं नहीं गया था। आपका जो प्रिंसिपल है इस समय, आदरणीय है आप लोगों के लिए, मेरा छोटा भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इज बेस्ट एकेडमिशियन। तेज बहादुर भी मुझसे छोटा है, वो भी एकेडमिशियन अच्छे, के भी अच्छा एकेडमिशियन है, अच्छे लोग हैं। तो चूंकि मैं सबसे बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ इसलिए सभी लोग मुझे सम्मान देते हैं और जानते हैं कि ये आदमी, उसकी अच्छी पकड़ है। तो मैंने कहा कि एक बात नोट कर लीजिए कि मैं वाइवा लेने इसलिए नहीं आया हूँ मुझे नंबर देना, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो नई पीढ़ी आ रही है इसकी पकड़ क्या है सब्जेक्ट पर, कुछ पकड़ है, कुछ आता जाता है कि बकवास ही पढ़ने चलिए आई। और 98 नंबर लेके जाएंगे, बताएंगे हमारे पास 98 नंबर है, जिंदगी भर नौकरी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको घमंड हो गया कि हम तो इतने नंबर लेके आए हैं। जिसको ये घमंड हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख से कुछ नहीं आता, आज जो नंबर लुटाए जा रहे हैं उसी का परिणाम है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। चौधरी चुन्नी लाल 52% नंबर पाया और आईएएस टॉप किया। जिस कॉलेज में आप पढ़ने आए हैं, रिकॉर्ड है पीपीएन कॉलेज का, यहाँ से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस न जाने कितने निकलते रहे। क्यों? तब सेकंड क्लास आना कठिन था और बच्चा मेहनत करता था कि यार इतनी मेहनत के बाद 58% नंबर मिले, जी जान से लगेंगे तभी पास हो पाएंगे पीसीएस में, तभी टॉप कर पाएंगे आईएएस में, है नहीं? रिकॉर्ड रहा, इसी कॉलेज का रहा। तमाम यहाँ से गए हैं, डीआईजी तक, डीजीपी तक यहाँ से लोग निकल कर बने हैं आईएएस, टॉप आईएएस यहाँ से निकल के लोग बने। क्यों? कम नंबर मिलने पर बच्चा मेहनत से पढ़ता है। एक और बड़ी बीमारी है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे पास पेपर नहीं क्या? पेपर है? हाँ, कॉपी पेपर रखी हो, कॉपी नहीं, आप लोग जो भी पढ़िए लिखते रहिए, काम आएगा। और आपको रहस्य बता दें पढ़ाई का, किसी ने नहीं बताया होगा, जो बच्चा लिख कर पढ़ता है वो निश्चित सफलता पाता है। लिख कर पढ़िए, नॉवेल की तरह मोबाइल से मत पढ़िए। बेटा मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन पावर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मोबाइल अगर आपके पास हो वो तो ऑफ कर दें, मैं जो कुछ बोलता रहता हूँ, लेकिन मोबाइल अगर बजा तो मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि ये मेरा सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में एडवांस लेवल थियरी एंड रिसर्च मेथड्स, दो बातें कही गई हैं। अब थियरी का पेपर जो आपने पढ़ा, थियरी का पेपर पढ़ा, फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, पढ़ा ना? उस पेपर का नाम क्या था? नहीं याद रहा, भूल गए? एडवांस सोशोलॉजिकल थियरीज, है ना? प्रगत समाजशास्त्री सिद्धांत, एडवांस का मतलब यही था ना? हाँ, और उसमें तमाम आपने सिद्धांत पढ़े, लेकिन क्या वो व्यवहार में आपके कहीं काम आ रहे हैं? कहीं काम आ रहे हैं व्यवहार में? कहीं नहीं काम आ रहे हैं व्यवहार में। अब इसके बाद जो पेपर पढ़ा वो क्या आपके काम आया? रिसर्च मेथड की तो हालत ये है कि भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें किसी में भी रिसर्च की रिसेंट टेक्नोलॉजी और एडवांस स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई ही नहीं है। आपने एमए कर लिया है, स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर भी पढ़ा होगा। सोशियोलॉजी में केवल मीन मीडियन मोड बता देते हैं, आगे बताते ही नहीं, ना कोरिलेशन बताते, ना काई स्क्वायर बताते, ना कोई टेस्ट बताते। अगर दो वेरिएशन में, दो वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन निकालना है, हाउ कैन बी कैलकुलेट, कैसे हम उसे निकाल सकते हैं जो हमें बताए नहीं गए? प्रैक्टिकल तो यही है ना, नहीं बताएगा। काई स्क्वायर टेस्ट सुना ही नहीं होगा, सुना है? स्टैंडर्ड डिवीजन सुना है? पढ़ाया गया? अरे नहीं पढ़ाया गया होगा। एक प्रोफेसर मैडम कॉपी जांच रही थी और हर बच्चे को काट कर 0 नंबर दे रही थी स्टैटिस्टिक्स के पेपर में।
हम लोग उन्हें प्यार से भाभी जी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि जरा यार देख लो शर्मा। मैं क्या क्या देखें भाभी जी? तो देखो, सवाल सही लगा है गलत लगा है? मैं इनको देखा, देखने के बाद माथा पकड़ लिया। हमने कहा क्या किया आपने? तो क्यों? उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन, इट इज बाई स्टेप्स। 6 स्टेप्स में इसका कैलकुलेशन होता है। अगर 6 में से उसके 4 स्टेप सही हैं तो 4 नंबर, 4 डेढ़े 6 नंबर आप दे सकते हैं। तो आपने सब काट के 0 नंबर कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो अर्थमेटिक नहीं है, अर्थमेटिक है। गणनात्मक तथ्यों को गुणात्मक तथ्यों में बदल देना, गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में बदल देना, ये सांख्यिकी का काम है। सांख्यिकी विज्ञान या गणित की वो शाखा जो गणनात्मक तथ्यों को गुणात्मक तथ्यों में बदल दे और गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में बदल दे, दैट्स कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। उसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। और अगर समाज विज्ञान का विद्यार्थी सांख्यिकी के इस प्रयोग को नहीं जानता है तो अपने वो गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में कैसे परिवर्तित करेगा? उसकी एनालिसिस साइंटिफिक कैसे होगी? कैसे होगी भाई? साइंटिफिक हो ही नहीं सकती। तो केवल अनुमान पर आधारित होगा। केवल अनुमान विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो टू दी फैक्ट होना चाहिए, तथ्यगत होना चाहिए। हमने जो किया है उसे फिर से करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करके दिखा सकते हैं तो आपका वो सिद्धांत नहीं माना जाएगा, आपका वो व्यवहार नहीं माना जाएगा, है कि नहीं है? अब प्रोफेसर महोदया तक पकाई तो कहेंगे अच्छा तुम जांच दो, तुमको ठंडा पिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं। अब मैं संकट में पड़ गया क्योंकि मैं बहुत कम कापी जांच पाता हूँ। लोग बड़ी कापियां जाते हैं, मैं 10 कापी 20 कापी जांच में पहुंच जाते हैं। अब तो जाता भी नहीं क्योंकि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। आई कांट गो देयर, जाता ही नहीं। कितना भी बाबू हाथ जोड़े के साथ नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। जाते ही नहीं। बाइबल लेना मैंने बंद कर दिया। क्यों बताया नहीं? तो जमीर खरीदने का प्रयास किया जाता है। फिर मैं नहीं। सांसद जी सर के बल खड़े हो गए। हमने कहा मैं बाइबल नहीं लूंगा आपके कॉलेज में। नौकरी जाइए वहाँ बाइबल करा लीजिए, 20 लोग घूम रहे हैं ढोला ले। गाड़ी चला अपने घर। क्यों? क्या करना है? कुछ नहीं करना, धरना। लोग कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, मैं कहता हूँ इतनी तनख्वाह मिलती है कि तुम्हारे सर पर रख दिया जाए तो कमर टूट जाएगा। तुम इस काम के योग्य नहीं हो, तुम्हें इतनी तनख्वाह दी जाए। लोग लड़ते हैं। लोग कहते हैं साहब ऐसा है, कहते बिल्कुल गलत बात। कापी जांचने के लिए तो 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए, पढ़ाने के लिए 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए, रिसर्च कराने के लिए 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए। इट इज योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो। और अपनी जिंदगी में मैंने केवल 4 रिसर्च स्कॉलर निकाले हैं, चारों इस समय डिग्री कॉलेज में। 4, 2-3 का तो ऐसे भला कर दिया है। एक लड़की है, उनके बाप जुडिशियरी में थे, रोते हुए आए। एक जानी जानी प्रोफेसर के अंदर रिसर्च किया था, पूरी थीसिस उसकी रिवाइज हो गई थी, उसमें 41 ऑब्जेक्शन थे, बिटिया रोते हुए आई। उनके बाप भी आए, जज साहब पैर पकड़ लिए। मेरा क्या हो गया? क्या साहब कानपुर में केवल आप इसे ठीक करा सकते हैं और कोई ठीक नहीं करा सकता। तो बड़ी बुरी बात है भाई, तमाम प्रोफेसर तमाम विद्वान हैं, क्या कर सकते हैं? क्या पीएचडी करवा दो ना, बिटिया का तलाक हो जाएगा। अरे मेरा तो बड़ा बड़ा, क्योंकि बड़े परिवार में शादी की थी और इसी बेस पर की थी कि पीएचडी कर रही है, पीएचडी कर लेगी। उन्होंने कहा अच्छा पूरी थीसिस ले आओ, ऑब्जेक्शन ले आओ। जब मैंने थीसिस देखी और ऑब्जेक्शंस देखे तो मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। हे भगवान, ये क्या है? कैसे इसकी सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गई? सिनॉप्सिस कैसे अप्रूव्ड हो गई? और इसने कुछ किया तो है ही नहीं। कहीं से कैंची उठाया, कहीं से पेस्ट उठाया, जोड़ दिया, सिनॉप्सिस हो गई, सबमिट हो गई। ये अवार्ड कैसे हो गई? इसमें है क्या? कहा चलो भाई ठीक है, फिर भी मदद करते हैं, लड़की है, बिटिया है, चुनौती है इसके सामने, उसका भला हो जाए। भला हो गया, उसका पीएचडी अवार्ड हो गई। इस समय वो दिल्ली में किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में है भी, और जो है तो ठीक है। लेकिन जितने भी बच्चे हमारे साथ निकले, चाहे किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, दौड़ के आते और एकदम पैर से चिपट जाते, गुरु जी ऐसे भी लोग हैं सोशियोलॉजी में, हमें आश्चर्य होता है। तो दैट इज अनदर थिंग।
तुम्हारे पीपीएन कॉलेज में एक बार परीक्षा कराने आया, यहाँ लोगों का देखा रूप रंग, मैं चकित हो गया, अरे बाप रे बाप, ये हमारी नई पीढ़ी है। तब तो बंटा धार है देश का, कुछ नहीं कर पाएगी ये नई पीढ़ी, जिसमें ये मान्यता ही नहीं है कि जो हमारे सामने है, जो हमें बता रहा है, जो कह रहा है, जो हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, वो है कौन और उससे हमारा भला क्या होना है। मैं घर बैठा था, कुछ लिख पढ़ रहा था, तो बुढ़ौती में पत्नियां जो होती है ना, वो ज्यादा डिक्टेटर हो जाती हैं। और फैक्ट भी है, हमारी श्रीमती जी पूरे तौर पर डिक्टेटर हैं। तुम हरदम पढ़ते रहते हो, तुम तो हरदम तमाशा करते रहते हो, ये है वो है। अच्छा ठीक है। फोन गया कि सर क्लास लेना है, ठीक है आ जाएंगे। फिर और लोगों का, तेज बहादुर सिंह का फोन गया, धनंजय सिंह का फोन गया, सर आ जाइए। ठीक है आते हैं, देखते हैं। बच्चों का भला हो जाए, ये सही दिशा में चले जाए, हमसे इन्हें कुछ मिल जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर ये उपलब्धि जिंदगी में है, किसी भी कोने में आप कहीं भी खड़े हों, आपके लिए इससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। ये नहीं भैया, कहीं भी। मैं जब डायरेक्टरेट गया, वहां गया तो एक लड़का आया, उठ के पैर छुआ, क्या बात है, कहा गुरु जी कैसे, हमने कहा यार थोड़ा सा काम था। गुरु जी काम बताइए। उसको ऊपर नीचे देखे, सोचा कैसा तो नहीं कोई दलाल आ गया, क्योंकि डायरेक्टरेट की ईंटें भी घूस मांगती हैं। उसने कहा कि गुरु जी मैं आपका विद्यार्थी है, ठीक है आप जाइए, आपको मंगलवार को पेपर मिल जाएगा। और मंगलवार को स्वयं पेपर लेकर मेरे घर आ गया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ट्रेन में जाते रहिए, बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं। कहीं बैठे रहिए, कोई बच्चा जाता है गाड़ी रोक कर बैठा लेता है, गुरु से लड़का हो लड़की हो, लेकिन कोई भी हो। तो शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। और इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के लिए हम अपनी जमीर को या अपने इसको थोड़े से उसमें थोड़े से मूल्य में गिरा दें, ये मुझे गवारा तो नहीं है भाई, कतई नहीं गवारा है। तो एडवांस लेवल थियरीज में अगर आप देखें, तो मोटे तौर पर सबसे पहले जो थियरी आई सोशियोलॉजी के नाम पर, वो उद्विकासवादी सिद्धांत था। उद्विकासवादी सिद्धांत कहाँ से लिया गया? बायोलॉजी से लिया गया। और बायोलॉजी से सोशियोलॉजी में कौन ले आया? हर्बर्ट स्पेंसर लेकर आए। ठीक। दूसरा जो नाम है उद्विकासवादी सिद्धांत में, डर्कहाइम का है। आप लोग दुखीम कहते हैं या दुखीराम कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सही उच्चारण उसका डर्कहाइम है, DURKHIEM, एमाइल डर्कहाइम, EMILE। हम सुना ना डर्कहाइम का। हाँ, तो हम लोग अपने पिता का नाम ही भूल जाते हैं गलत उच्चारण करते हैं। ऐसे एक एक इंटरव्यू में मैं गया है, एमए के बच्चे से पूछ दिया वो तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने कहा काम 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 करने का, काम तो नहीं, पूरा नाम बताओ। तो भाई अपने पिताजी का नाम आदर से तो लेना ही चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो पूरा नाम मैंने सुना नहीं सर। उनके अध्यापक भी बैठे थे, हमने कहा गुरु जी आप बता दीजिए, आपका विद्यार्थी है। काम तो का पूरा नाम क्या है? आप कह रहे हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मैं मानता हूँ ठीक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी मैं भी मानता हूँ, भाई हमको भी यही पढ़ाया गया, काम इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। लेकिन पूरा नाम तो हम जाने और आदर के साथ उसका नाम तो ले सके। आप बताइए, बच्चा चाहता 98% नंबर और अपने बाप का नाम नहीं जानता है। हाउ कैन बी से हिम सोशियोलॉजिस्ट? उसे हम कैसे सोशियोलॉजिस्ट कहें? कह सकते हैं? नहीं कहना चाहिए ना। बड़ी विचित्र बात। एक पीएचडी के इंटरव्यू में महोदय आए, उनसे पूछा गया कि भारतीय समाज शास्त्रियों के नाम बता दीजिए। उन्होंने नाम लिया महात्मा गांधी का। मैं चकित था। हमने कहा व्हाट, महात्मा गांधी सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? यस सर। हमने कहा उसमें तुमको अच्छा क्या लगा सबसे ज्यादा, अगर सोशियोलॉजिस्ट है महात्मा गांधी तो? उसने कहा गांधीगिरी। गांधीगिरी ही क्या है? हम हवा में नाम तो उछलते हैं, उछलते हैं कि नहीं उछलते हैं, लेकिन गांधी इज नॉट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, नेहरू इज नॉट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। अब थोड़े और प्रश्न हैं जो आपको चकित करते हैं, भ्रमित करते हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों में पहला नाम जीएस घुरिये का था, द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और थोड़ा सा सतर्क रहें,
भारतवर्ष में सोशियोलॉजी का विकास एंथ्रोपोलॉजी के साथ हुआ। एंथ्रोपोलॉजी नाम सुना है? मानव शास्त्र। और दुर्भाग्य से हमारे कानपुर विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र का कोई पर्चा नहीं पढ़ाया जाता। काशी विद्यापीठ सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है। लेकिन हमारे कानपुर विश्वविद्यालय में कोई पेपर नहीं है जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ, सामाजिक मानव शास्त्र से या मानव शास्त्र से जुड़ा हो। और आपको आश्चर्य की बात बताएं, शुरुआत में सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हावी रहे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोटली सोशियोलॉजी को किनारे कर दिया। अजीब सी बात है। जितने अध्ययन हुए, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी साथ साथ शुरू हुआ 1914 में। वहां एंथ्रोपोलॉजी का एक स्वतंत्र विभाग बन गया और सोशियोलॉजी बेचारी लटकी रह गई। अजीब बात है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। अजीब बात है कि नहीं अजीब बात है? इसी प्रकार से जो मुंबई विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी शुरू हुई, नागरिक शास्त्र में सिविक्स विषय था पैट्रिक गेडिक्स का। ही वॉज नॉट सोशियोलॉजिस्ट, सिविक्स था। घूरिये साहब से वो बड़े प्रसन्न हुए। हम आपको बता रहे थे कि संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है भारतीय सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए। तो घूरिये साहब संस्कृत में एमए कर रहे थे, लेकिन गेडिक्स साहब एक स्लम में, एक मलिन बस्ती में लोगों को समझाने आए कि जिया कैसे जाए। और जो वो बोलते थे गेडिक्स साहब, उसे घूरिये साहब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते थे। बड़े प्रभावित हुए कि तो बहुत बढ़िया आदमी है, इसे क्यों ना सोशियोलॉजी में एमए करा दिया जाए। तो घूरिये साहब को उन्होंने लंदन भेज दिया। ठीक, और लंदन में उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया, वहीं रिसर्च किया रिवर्स के अंदर में। और रिसर्च भी उनकी भी रिसर्च किसमें थी नहीं पता? हाँ, उनकी रिसर्च भी एंथ्रोपोलॉजी में थी। हाँ, अब बड़े मजे की बात है, जब घूरिये साहब आते हैं भारतवर्ष लौट के, जो डिपार्टमेंट बनता है वो ज्वाइंट डिपार्टमेंट होता है, स्वतंत्र विभाग नहीं होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में जो सोशियोलॉजी प्रारंभ हुई वो इकोनॉमिस्ट की देन थी। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से आए हुए लोग थे, डॉक्टर आर के मुखर्जी साहब कलकत्ता विश्वविद्यालय से आए थे। लेकिन मुखर्जी साहब को दबोच लिया डॉक्टर डीएन मजूमदार ने। डॉक्टर डीएन मजूमदार वाज टोटली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही वाज नॉट सोशियोलॉजिस्ट, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और इतने तेज थे मजूमदार साहब। एक विचित्र बात है, भारत के स्कॉलर्स में, विद्वत जगत में एक वामपंथी विचारधारा के लोग हावी हो गए, इसे वामपंथ कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं। और हावी होने के बाद उन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, उसके अनुसार एनालाइज करने का प्रयास किया। लेकिन याद रखेंगे, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं और यूरोपीय सामाजिक सभ्यता की विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये बात घूरिये साहब ने भी जान ली थी जब उन्होंने कास्ट की एनालिसिस करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि लेफ्टिस्ट यहाँ कास्ट के चेंज को क्लास के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्लासेस एंड सोशल क्लासेस इट है डिफरेंट नेचर, ये अलग अलग प्रकृति रखते हैं। सोशल क्लास इज नॉट इकोनॉमिक क्लास। और मार्क्स इकोनॉमिक क्लास की बात करता है, सोशल क्लासेस की बात नहीं करता है। और भारतवर्ष में जब भारतीय समाज को देखते हैं, इंडियन सोसाइटी कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी। भारतीय समाज समुदायों के बीच समुदाय वाला समाज है। पैकेट में एक पैकेट और बना हुआ, अंदर बना हुआ है। हम लोग मजाक में कहते थे कि कभी कोई जा रहा था ट्रेन में, उससे किसी ने पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने बताया फलाना पांडे। पांडे जी? हाँ, कौन से पांडे हो? तो चकित हो गया, लगा पांडे में भी पांडे, ये कहां से भी पत्ती आ गई? अजीब बात है ना। सोसाइटी कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी। अब इसे आप कैसे कह देंगे कि इसे हम इकोनॉमिक क्लास के नेचर के आधार पर एनालाइज कर लेंगे? कैसे आप यहाँ क्लास स्ट्रगल करवा लेंगे? कैसे यहाँ बुर्जुआ में और पूरी कैरियर में आप तनाव पैदा करवा लेंगे? करवा पाएंगे? कैसे आप कहेंगे मजदूरों एक हो जाओ, सबको उखाड़ के फेंको जितने बुर्जुआ लोग हैं?
नहीं कर पाएंगे, कठिन काम है ना। और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे सामने चुनौती क्यों है? क्योंकि सोशियोलॉजी सामान्य विषय नहीं है। पढ़ते भले हैं सभी लोग, एडमिशन भी खुल्लम खुल्ला हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में जो लड़का टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस डिसिप्लिन में, प्रबंधन डिसिप्लिन में टॉप करता है जो लड़का लड़की, वो सोशियोलॉजी में एडमिशन पाता है। इतना सरल नहीं है सोशियोलॉजी में आना। क्यों? और आपको ये भी जानकर खुशी होगी या जो भी हो आपके मन में, कि समाज विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की, फ्रांस की या यूरोपीय देशों की, जर्मनी की, इंग्लैंड की नहीं, जितनी बड़ी भूमिका अमेरिका की है। अमेरिका ने टोटल सोशियोलॉजी को सोशल इंजीनियरिंग बना दिया, और उनका जो सिस्टम के एनालिसिस है दैट इज प्रॉपर, वो प्रॉपर है, और वो काम भी करते हैं, बहुत रुपया खर्च करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर आपका एक पेपर इंडियन सोशल सिस्टम की कोई ऐसी बात बता दे, अमेरिका आपको बुला लेगा और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दे देगा। आश्चर्य करेंगे, भारत में आज तक, अगर हमें माने कि 20वीं शताब्दी में सोशियोलॉजी शुरू हुई 1920 के आसपास, आज 2021 चल रहा है, 100 वर्ष में केवल 2 थियरीज ऐसे आए, 2 अवधारणाएं ऐसी आई जिसे विश्व स्तर पर सोशियोलॉजी होने की मान्यता मिल पाई। बता सकते हैं कौन कौन? नहीं पता। एक तो राधा कमल मुखर्जी का स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों की संरचना, बाई आर के मुखर्जी। दूसरा प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास का क्या, संस्कृताइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति संरचना। सिर्फ इतना सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र सिर्फ इतना है, कितना? 2 लाइन। भारतीय, इतने बड़ा भारतवर्ष है, इतने विश्वविद्यालय हैं, इतने प्रोफेसर हैं, इतने लोग माथापच्ची कर रहे हैं, इतने लोग और आ रहे हैं सोशियोलॉजी में पीएचडी करने के लिए, और पीएचडी करने का है, पीएचडी करने इसलिए आए कि नौकरी मिल जाए। उद्देश्य तो यही है ना, इतना ही हमें ज्ञान प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य है कि कैसे हमें ब्रेड एंड बटर मिल जाए, कैसे रोजी रोटी मिल जाए, इसीलिए तो आए हैं। तो नौकरी मिल जाए इसलिए आए। हर ज्यादातर जितनी पीएचडी है या जितने लोग रिसर्च किए हैं इंडिया में, उनकी रिसर्च का स्तर जो है इतना इतना कमजोर है या इस प्रकार का है कि केवल वो डिग्री पाने के लिए। विचित्र बात है कि नहीं विचित्र बात है? इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो मैं बता रहा था, एडवांस लेवल थियरीज, एडवांस लेवल थियरीज पर जो काम हुआ, चाहे वो विकासवादी सिद्धांत हो, चाहे स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिद्धांत हो, चाहे आपके संघर्षवादी सिद्धांत हो, चाहे आपको इकोनॉमिकोलॉजी से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे जितने भी हो, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, प्रकार्यवाद, उत्तर प्रकार्यवाद, एक्सचेंज थियरी से संबंधित हो, सोशियोलॉजी बहुत आगे निकल चुका है। शायद जीवन का कोई ऐसा पार्ट हो जिसको सोशियोलॉजिस्ट ने न छुआ हो और जिस पर सिद्धांत न बनाया हो, जिस पर आगे न बढ़े हो। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की हमारी समस्या है। आपका जो कोर्स दिया गया है आपके पास नहीं होगा। अगर मेरे पास प्रिंटर होता तो मैं आपको दे देता, और आपके पास कोर्स होना चाहिए। दुर्भाग्य से इसमें रिसर्च टेक्निक्स पर कोई टॉपिक नहीं। ये छलावा है कि नहीं? बेईमानी है कि नहीं? बेईमानी है ना, विशुद्ध बेईमानी है। आपसे कहा जा रहा है कि नदी में तैरो, लेकिन आपको हाथ पैर मारना बताया ही नहीं जा रहा है, तो तैरने जाएंगे डूब के मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे। जब बच्चा आता है, लड़का लड़की जब आते हैं तो कहते हैं गुरुजी ये बता दीजिए, हमारी सिनाप्सिस बनवा दीजिए। बड़ी समस्या है, सिनाप्सिस बनवा दीजिए। अब बच्चे की सिनाप्सिस बन जाए तो क्या है, उसका जो व्यू है टोटल कॉमर्शियल है, टोटल वो पीएचडी करके नौकरी पाना चाहता है, रिसर्च करने नहीं आता। अब रिसर्च अगर करना है तो कैसे रिसर्च करने जाए, वो एक बड़ा प्रश्न है ना। कैसे करे रिसर्च कि वो अपने पैर पर खड़ा होकर रिसर्च कर सके? क्या है? ये सिखाया ही नहीं जाता, कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, कहीं बताया ही नहीं जाता।
तो बच्चा सिनाप्सिस कैसे तैयार करे? अब वो धूर्तों के शोषण का शिकार हो जाता है। जो धूर्त बैठे हैं, बड़ा बड़ा चंदन लगाए बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंठी लिए पहने बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा नाम लिए बैठे हुए हैं, बड़े मासूम चेहरे लेकर बैठे हुए हैं, वो उसका एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देते हैं। हाँ? इसी कॉलेज का एक टॉपर स्टूडेंट एक बार मेरे पास आया, इस समय प्राइमरी में अध्यापक है, कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता प्रारब्ध से है। भाई हमसे ज़्यादा योग्य लोग छोटे पदों पर हैं, हमसे कम जानकार लोग बड़े पदों पर है नहीं? तो कौन है बार बार फोन कर रहा है, पागल हो गया। तो मैं आपसे बता रहा था कि हमसे ज़्यादा योग्य लोग छोटे पदों पर है। इसी कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट, पीपीएन कॉलेज का सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला, यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी का प्राइमरी में अध्यापक है, मेरे पास आया। उसने कहा सर मेरी सिनॉप्सिस बनी। भाई भाई सिनॉप्सिस कैसे बनेगी बेटा, कुछ पढ़े उड़े हो? नहीं सर पढ़े तो कुछ नहीं है। मैं कहा अच्छा जो तुम्हारा इंटरेस्ट फील्ड हो, क्या उस पर कुछ किताबें पढ़ के आओ, एक दो किताब पढ़ के आओ। मैं किताब बता दीजिए सर, हमने किताब बता दिया उसे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पर किताबें बताए। गया हो, हमने कहा क्या पढ़ा? सन हो गया, किताब पलटने लगा, तो यही गड़बड़ है। तुमने किताब पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी? किताब की टाइटल लिखी, किताब का जो उसका लेखक उसका नाम लिखा, कहाँ से किताब प्रकाशित हुई उसे लिखा, कितने पेज हैं कहीं लिखा, कितने लेसन हैं कहीं लिखा, किस लेसन में कौन सी बात कही गई लिखा। करना हो गया? नहीं साहब कुछ नहीं लिखा। अब आप ये लोग यहाँ पीएचडी करने आए हैं, लेकिन हाउ कैन बी रिव्यू द बुक, कैसे हम किसी किताब को रिव्यू करें, सिखाया गया नहीं, बताया गया ना। क्यों? अगर पीएचडी करने जा रहे हैं, अगर हमें रिव्यू करना आता नहीं है, हमें अपने क्षेत्र में जाने का पता ही नहीं है कि दरवाजा किस तरफ है, खिड़की किस तरफ है, किस तरफ से घुसेंगे, किस तरफ से निकलेंगे, तो हम सिनॉप्सिस कैसे बना पाएंगे? अपनी समस्या के बारे में हम कैसे कुछ कह पाएंगे? कुछ कह पाएंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। अजीब बात है कि नहीं अजीब बात है? हाउ कैन बी रिव्यू द बुक? और जब तक आप किसी विषय पर, कोई आपका क्षेत्र हो, जब जाएंगे आप दरवाजे में घुसेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा, अंदर आएंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा, और अंदर जाएंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा, और अंदर जाएंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा। जब आप बिल्कुल गहराई में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, किस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि हम इस पर रिसर्च कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जानते ही नहीं, और उसे हम प्रैक्टिकल में कैसे ले आए, तो आप कैसे रिसर्च करेंगे? कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, 4-5 थीसिस पकड़ लिया, उसे एक काट पीट के जोड़ लिया, जमा कर दिया, तो पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, प्रोफेसर भी बन जाएंगे, प्रोफेसर भी बन जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को या अपने लोगों को दे क्या सकेंगे, कैसे देंगे, क्या देना चाहेंगे भाई? जब आपको आता ही नहीं कुछ, आपने उस धारा में कभी अपना कदम रखा ही नहीं, तो कैसे क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब पहला स्टेप तो यही है कि जब हम लोग रिसर्च करने गए तो हमारे गुरुजी, हम ऐसे स्टूडेंट थे कि मुझे हर शिक्षक अपने अंडर में लेने के लिए तैयार था। तो हमने उनमें से एक अच्छा शिक्षक चुना, ये गुरुजी ठीक है। मैं उनके पास गया तो मैं कहा ठीक है, ये किताबें पढ़ जाओ। अब जब मैं उनके पास जाता था तब 2 किताब 4 किताब बता देते थे, मैं रोज रोज लिख के बुक रिव्यू करके लेके जाता था। जब करीब करीब 200 किताबें पढ़ चुका, तो मैंने कहा गुरुजी अब रहने दीजिए, अब बताने को मैं जान गया मुझको किस पर रिसर्च करनी है। और अपनी सिनॉप्सिस मैंने तैयार कर ली, तैयार करके उनके सामने रख दिया। हाँ प्यारे, यही सिनॉप्सिस है। है नहीं? बच्चे को दौड़ना सिखा दिया, और वो दौड़ के अपनी मंजिल को खुद तय कर लेगा, बशर्ते उसे दौड़ना तो सिखाओ। अरे तुमने दौड़ना ही नहीं सिखाया, जब तुमने उसे बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, जब तुमने उसे कदम रखना ही नहीं सिखाया, जब तुमने बताया नहीं कैसे कदम रखा जाएगा, कैसे जोर से डग भरेंगे, कैसे धीरे धीरे चलेंगे, कहाँ कैसे चलेंगे, तब तक आप कैसे उसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी मंजिल पा ले? नहीं पाएगा ना।
बड़ा कठिन काम है, अपनी मंजिल नहीं पा पाएगा। अब यहाँ समस्या पैदा होती है कि आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी में, जुगाड़ भी लगाया होगा, जुगाड़ वाले आगे पीछे रहे होंगे, तो समझ लो जुगाड़ लग जाएगा। अब पढ़ेंगे, फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं वो परीक्षा पास हो गए तो आप पक्का हो गए, फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, और फिर परीक्षा देने के बाद फिर आपको गाइड अलॉट किए जाएंगे। अब भाग्यशाली मानिए आपको अच्छा गाइड मिल जाए, या कौन सा गाइड मिलेगा ये भी तय नहीं है, कौन सा मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, प्रॉब्लम है नहीं। जैसे भी हो, जो भी हो, समस्याएं तो हैं। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए जी व्यवहारिक जीवन में आप पहला कदम रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मुझे बताया गया था कि इस पेपर का, जो आपका ये पेपर है, एडवांस लेवल थियरी एंड रिसर्च मेथड, दोनों की बातें हमने बता दी। इस पेपर का जो पहला यूनिट है वो यूनिट है इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज, भारतीय समाज निरंतरता और परिवर्तन, ये आपका पहली यूनिट है। अब इस यूनिट में ध्यान देंगे, जो लिखा गया, आगे लिखा गया है सोशोलॉजिकल डिबेट्स एंड स्टडीज, और सबसे पहले दिया गया है एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये लिखा गया है। तो मुझसे कहा गया था कि आप जीएस घूरिये को पढ़ा दीजिएगा सर, लेकिन मेरी आदत है कि मैं किसी भी बच्चे को सीधे सीधे केवल जीएस घूरिये बता दें, आपकी समझ में जिंदगी भर नहीं आएगा कि आपने किया क्या, क्या बताया हमने, क्या नहीं बताया। अब थोड़ा सा मुझे पानी की जरूरत पड़ रही है, तुमने से कोई पानी ले सकता है ना? वहां जाओ, तुम्हारे पास पानी हो दे दो, लेकिन आरओ को पानी देना, हाँ, और ठंडा पानी मत देना, हाँ, नहीं पता चला कि हमारा गला बैठ गया तो फिर कल बता भी नहीं पाएंगे। गला सूखने लगता है ना, अब ये तो ले आके एक सब लगा गया लेकिन पानी नहीं धर गया। तो मुझे बताया गया इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज, यहाँ के प्रोफेसर महोदय ने आपको पढ़ा दिया। मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं, सीखिए। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, और पढ़ के आप व्यवहारिक जीवन में कुछ ना कर सकें, बकवास है नहीं। आप सीख के कुछ कर सकते हैं। फिर साइकिल चलाई, पहले साइकिल पकड़ी होगी तो डर लग रहा होगा कि हैंडल कहाँ जा रहा है, पैर पायदान पर है कि नहीं है, टकरा के गिरे भी होंगे, लेकिन जब चलाना सीख गए तब फिर क्या कहना। देखते हैं बच्चों को ऐसी कुलांचे भरते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, और निकलते चले जाते। वो ये भी नहीं देखते कि हैंडल संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है, पायदान पर पाय है कि नहीं है, सब अपने चलता चला जाता है। तो सीख कर जो आगे बढ़ता है वो कहीं असफल नहीं होता है, उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अब एक और रहस्य बता दें, एक इंटरव्यू में, डिग्री कॉलेज के इंटरव्यू में, एक महोदय से पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समाज एंड समझ। चकित हो गए, तो समाज तो सुना था, समझ सुना ही नहीं था। समझ तो सुना ही नहीं। ध्यान देंगे, हमने आपको कहा कि भारतवर्ष में सोशियोलॉजी का विकास विद एंथ्रोपोलॉजी हुआ है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुरुआत में सोशियोलॉजी पर हावी रहे। इसलिए ज्यादातर शुरुआती कंट्रीब्यूशन जो है सोशियोलॉजी में, दैट इज बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर एंथ्रोपोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में आपको जानकारी नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि पुराना आदमी जो इंटरव्यू लेने बैठा है वो तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाला है ना, वो तो पूछ ही देगा। बड़ी विचित्र बात है। जैसे उसने पूछ दिया कि कुल चक्र क्या है? कुल चक्र, रिंग एक्सचेंज होता है ना आदिवासियों में, तो उनके अपने अपने होते हैं, रिंग्स होते हैं, उनका अलग अलग रंग होता है, तो उसे वो कुल चक्र कहते हैं। एक आदिवासी, उसका जो समूह होगा उसका एक चक्र होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा। तो जब एक्सचेंज करते हैं तो तय कर लेते हैं कि आपस में शादी विवाह कर सकते हैं। ठीक। अब विचित्र बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको जानकारी ही नहीं, और जिसने पढ़ा उसको जानकारी है। तो
समस्या आ गई कि नहीं समस्या आ गई? अब जो पेपर मैंने नहीं पढ़ा, इंटरव्यू वाला तो ये पूछता नहीं तुम ये पेपर पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। हमारे जैसे लोग पूछ लेते हैं बेटा पढ़ा क्या है, किस टॉपिक पर तुम बताओगे, इस टॉपिक में तुम्हें क्या लगा, तब तो पता चल जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं है, अगर उसके बारे में मुझसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएगा? अवाक रह जाएगा, नहीं अवाक रह जाएगा। और जानिए, इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड डिमोरलाइजेशन, माने ऐसे क्वेश्चन करना कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो बता ना पाए मेरे, और उसको हतोत्साहित कर दिया जाए। क्योंकि भाई एक विचित्र बात है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, जो हम लोग बता रहे हैं ना डोमिनेटिंग कास्ट या डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर में, वहाँ स्थिति क्या है कि जो बड़े परिवारों से लोग आते हैं लोग उन्हें समर्थन करते हैं, और जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं उनको लगता है पता नहीं ये भी आ गया कैसा होगा क्या करेगा। तो ज्यादातर हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए लोग हैं ना, क्योंकि वी आर नीडी, हमारी जरूरतें, हमें नौकरी चाहिए। और बड़े लोगों को नौकरी में आनंद लेना है, उन्हें नौकरी नहीं करनी है, उन्हें तो आनंद लेना है, हमको अपनी जीविका प्राप्त करनी है। तो वो जो जाते हैं हायर एजुकेशन में या किसी भी कमीशन में, किसी बोर्ड में जो पहुंचते हैं, साधारण लोग भी पहुंचते तो उसी रंग के हो जाते हैं। ये विचित्र बात है कि नहीं विचित्र बात है? एक इंटरव्यू मैं देने गया, वहां मुझसे पूछ लिया गया कि हिंदी पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़े हैं। अच्छा कबीरदास का कोई दोहा सुना दो। सत्यानाश हो गया। सोशियोलॉजी स्टूडेंट से कहा जा रहा है कबीरदास का दोहा सुना दो, है? अजीब बात है कि नहीं अजीब बात है? अब मैंने मस्तिष्क पर जोर दिया, मेमोरी रिकॉल पर, वही कबीरदास आ जाओ। कबीरदास जी आ गए, मैंने दोहा सुना दिया। कागज और पेंसिल रख दी गई कि दोहे को छंद की कसौटी पर कसकर बताओ कि छंद के दृष्टिकोण से सही है या गलत है। चकित हो गए कि नहीं चकित हो गए? व्हाट इज दिस? क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड डिमोरलाइजेशन। हतोत्साहन और क्रॉस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रॉस करो तो भाग जाए। डिमोरलाइज कर दो तो बोलना बंद कर दे। ज्यादातर लड़कियां डिमोरलाइज हो जाती, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जो उन्हें या तो लज्जित कर देते हैं या तो बेचारी सन्न हो जाती हैं। जो बहुत ढीठ होती हैं उनकी छोड़ दीजिए, ज्यादातर महिलाएं भावुक ज्यादा होती हैं, इमोशनल ज्यादा होती हैं, और उनकी इमोशनलिटी को ऐसे छेड़ देते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर दैट इज अनदर थिंग। तो मेरे मन में आया कि कबीरदास की भाषा तो सदुकड़ी थी, कोई विद्वान आदमी तो थे नहीं, वो कैसे ये जाने कि दोहे में कितनी मात्रा कितनी चौपाई होगी, चौपाई में कितनी मात्रा कितने कितने होंगे। हमने झूठे लिखा, उसे ऐसे ऐसे झूठे गोल गोल करने लगे। तो सही है, अब कहा नहीं सर गलत है। अब तो फंस गए, गलत है, फंस गया। तो उनका कितनी मात्राएं होनी चाहिए? उनका सब 24 तो होनी चाहिए, 11 13 11 13। तो 24 नहीं, हमने कहा नहीं नहीं है। तब वो जान गया कि ये घाघ है, इसे डिमोरलाइज नहीं किया जा सकता है। अब फिर से आते हैं आपके पास, अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं, द लेक ऑफ अप्लाइड नॉलेज है। हाँ हमारा चल रहा है, पानी हमें दे जाओ यार, हमें पानी मांग के पीना पड़ा है।